और बेसहारों के मसीहा इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी आज व्यस्तता के चलते जनसुनवाई में ज़्यादा समय के लिए नहीं आ पाए, लेकिन गरीबों और बेसहारों की चिंता उन्हें जनसुनवाई में खींच लाई और वो अपने ज़रूरी काम छोड़कर जनसुनवाई करने के लिए पहुंचे। इंदौर कलेक्टर ने आज फिर बड़ा दिल दिखाते हुए एक दिव्यांग की मदद की है। गरीबों और पीड़ितों के लिए इंदौर कलेक्टर के द्वारा किए गए सराहनीय कार्य किसी से छुपे नहीं हैं। इसी का परिणाम है कि इंदौर की आवाम होनहार IAS अधिकारी इलैयाराजा को भगवान की तरह पूजती है। उनकी कुशल कार्य प्रणाली से हर कोई सीख ले रहा है। इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी अकेले अपने दम पर पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने की ताकत रखते हैं। कल ही उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में गंदगी करने वालों को और साफ सफाई नहीं करने वालों को फटकार लगाई थी। इससे सहज की अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें अव्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके अलावा उन्होंने शिकायतों की पेंडेंसी को लेकर भी विभाग प्रमुखों को फटकार लगाई थी और शिकायतों के जल्द समाधान करने की बात कही थी। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें पेंडिंग काम बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर चाहे वह कार्यालय के काम हो या गरीबों को इंसाफ दिलाने वाले। कलेक्टर का यही अंदाज निराला है जो उन्हें सैकड़ों अधिकारियों के बीच खास बनाता है। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में आज पहला मामला एक दिव्यांग का आया है। यहाँ कुंदन नगर में रहने वाले दिव्यांग राजू जनसुनवाई में पहुंचे थे। इस दौरान राजू के भविष्य निर्माण में इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी ने उन्हें लैपटॉप दिया ताकि वह जॉब कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। कलेक्टर इलैयाराजा ने दरिया दिली दिखाते हुए राजू को लेनोवो का लैपटॉप दिया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान राजू ने कलेक्टर से कहा कि जॉब लगने पर वह अपनी पहली सैलरी कलेक्टर कार्यालय में आकर किसी जरूरतमंद को भेंट करेगा। बड़ा सवाल यह है कि राजू के मन में ऐसा विचार क्यों आया। यह विचार राजू के मन में कलेक्टर की दरिया दिली को ही देखकर आया और उसने अपनी पहली सैलरी जरूरतमंद को भेंट करने की बात कही। आज मुझे कलेक्टर सर ने जो लैपटॉप दिया है, जो सहायता करवाई है, उसके लिए मैं तहे दिल से कलेक्टर सर का बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूं और जिन्होंने मुझे दिया है राजकुमार भैया ने, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं इसका सदुपयोग करूंगा और जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं सरकारी जॉब की, उसमें मैं कोचिंग अटेंड करूंगा और आगे जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो मैं मेरे पहले मंथ की सैलरी से ऐसा ही मतलब लैपटॉप ख़रीद के किसी भी मेरे जैसे भाई बहन कोई भी हो जिनको रियल में ज़रूरत है, सच में ज़रूरत है, उनको मैं एक लैपटॉप ऐसा भी यहीं ऑफिस में आके सर के हाथों दिलाऊंगा और मैं इसका सदुपयोग करूंगा और मेरा पूरा एम है कि मैं सरकारी जॉब में सिलेक्ट हूँ। धन्यवाद। राजू है ना, मतलब इसका पहले भी आया था हमारे पास। हम लोगों ने इनका है ना स्कूटी दिया था, जैसे हम लोग लगातार है ना व्हीकल्स दे रहे हैं, मतलब इनका कॉलेज में या कोचिंग में जाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। बहुत ही इनका हौसला ना अच्छा है कि इनका है ना एफर्ट्स भी है, शेड्यूल ट्राइब का भी ना बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों ने इनका उस टाइम उन्होंने एक और लैपटॉप भी मांगा है, सो उनका वो इच्छा भी ना पूरा किए हैं। आई होप वो अच्छे से ना तैयारी कर पाएंगे अपना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या फिर ना इवन हायर स्टडीज़ का। और इनसे अभी जब इंटरेक्शन में ये भी बताया गया कि जब ये अच्छा पोजीशन पे होंगे या फिर इनकी जैसे जॉब लगेगा, इन्होंने भी खुद बताया है कि अपना फर्स्ट सैलरी है, इसी प्रकार का कोई और नीडी पर्सन है यहीं आकर के, मतलब कोई भी रहे इधर एक्चुअली या आके मतलब उन बच्चों को है ना मदद करने में भी है ना आगे लगेगा। ये एक पॉजिटिविटी का है ना फैलाने के बात है। मतलब हम लोग इस प्रकार का एक बहुत सारे सामाजिक संगठन, बहुत सारे लोग है ना जुड़े हुए हैं, लगातार है ना एक दूसरे का है ना मदद करने में है। एडमिनिस्ट्रेशन एक प्लेटफॉर्म के रूप में है ना फंक्शन कर रहा है। हाँ, अपना सैलरी है ना, जैसे उनका जॉब लग जाएगा उनको फर्स्ट मंथ का सैलरी है वो मतलब इस प्रकार का दूसरे नीडी पर्सन को ना कलेक्ट्रेट में आकर देगा, ये उन्होंने बताया है। सर, मुख्यमंत्री वहीं जनसुनवाई में दूसरा मामला महालक्ष्मी संतोष देवकॉन कंपनी का प्लॉट धारकों के साथ धोखाधड़ी का सामने है। यहां 2011 में महालक्ष्मी के नाम से लिम्बोदी में संतोष देवकॉन कंपनी ने कॉलोनी काटी थी। इसमें सुनील मंधवानी, राधेश्याम मंधवानी और मुकेश माटा 3 डायरेक्टर थे। इन तीनों ने लोगों से 30 से 35 करोड़ रुपए प्लॉट के नाम पर ले लिए और फिर प्लॉट ही नहीं दिए। इसके बाद सुनील मंधवानी ने फर्जी हस्ताक्षर कर दोनों डायरेक्टरों को कंपनी से बाहर कर दिया।
दिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर कॉलोनी प्रीतम माटा, रवि माटा, विक्की जेठवानी, रघुवीर सिंह खनूजा और प्रकाश केशवानी को 2014 में बेच दी। इसके बाद से वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और प्लॉट नहीं दे रहे हैं। 2022 में इन सब ने मिलकर केशव नाचानी को कॉलोनी बेच दी। आज जन सुनवाई में 60 से 70 लोग शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंचे थे। कुल 300 से 400 प्लॉट धारक है जिनके साथ धोखाधड़ी की गई है। शिकायत के बाद अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। ये 2011 में महालक्ष्मी नाम के नाम से लिम्बोदी में संतोष देवकान कंपनी ने एक कॉलोनी काटी थी जिसमें 3 डायरेक्टर्स थे, सुनील मनवानी, राधेश्याम मनवानी और मुकेश माटा। इन्होंने 30 से 35 करोड़ रुपए जनता से लिए और इनकी नीयत ख़राब हो गई। इन्होंने प्लॉट नहीं दिए और सुनील मनवानी ने फर्जी हस्ताक्षर करके 2 डायरेक्टर्स को बाहर कर दिया। फिर उसके बाद कॉलोनी तीनों डायरेक्टर्स ने मिलके प्रीतम माटा, रवि माटा, विक्की जेठवानी, रघुवीर सिंह खनूजा और प्रकाश केशवानी इनको बेच दी 2014 में। और 2014 से लेकर ये हमको अभी तक सिर्फ आश्वासन देते आ रहे हैं, प्लॉट्स नहीं दिए इन्होंने। 2022 में इन सब ने मिलके केशव नाचानी नाम के व्यक्ति को इन्होंने कॉलोनी बेच दी। और जो अब बोलता है कि 1300 का जो तुम्हारा मूल कीमत थी उस पर 1360 रुपये अगर मेरे को आप ऑन दोगे तो मैं तुमको प्लॉट दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा प्लॉट। आज यहाँ पर 60 से 70 लोग हैं यहाँ पर, लेकिन जो प्लाट धारक हैं वो 300 से 400 इसमें इंक्लूड है, मतलब शामिल है। मतलब 300 से 400 प्लॉट धारकों से हुआ है धोखा। वहीं धार रोड पर स्थित क्लासिक एवेन्यू के प्लॉट धारक भी जन सुनवाई में पहुंचे। शिकायत में पीड़ित प्लॉट धारकों ने बताया कि कॉलोनी 2016-17 में लॉन्च हुई थी। कॉलोनी में करीब 400 प्लॉट है, इसमें से 125 प्लॉट बिके हैं। इसके गुड्डू भाई बजाज, योगेंद्र मंदोरा, शेख सफदर हुसैन और यूसुफ भाई उस्मानिया 4 पार्टनर हैं। प्लॉट के नाम पर उन्होंने करोड़ों रुपए ले लिए, लेकिन प्लॉट नहीं दे रहे हैं। पिछले 3 सालों से पीड़ित प्लॉट के लिए धक्के खा रहे हैं, लेकिन उन्हें प्लॉट नहीं दे रहे हैं। कॉलोनी है, उनका शिकायत करें। धार रोड पे क्लासिक एवेन्यू करके कॉलोनी है जो 2016-2017 के अंदर लॉन्च हुई थी। वो 400 प्लाटों की कॉलोनी है जिसमें से 125 प्लाट बिके हैं। 125 प्लाट में से इसमें 4 पार्टनर हैं, गुड्डू भाई बजाज, योगेंद्र मंडोरा जी, शेख सफदर हुसैन, शेख यूसुफ भाई उस्मानिया। इसमें से 4 पार्टनर में से हमने पैसे दिए हैं गुड्डू भाई बजाज को और योगेंद्र मंडोरा जी को। योगेंद्र मंडोरा जी को, फिर भी शेख यूसुफ भाई और शेख सफदर भाई ये दोनों रजिस्ट्री करने के लिए तैयार है। ये हमारे पास में लेटर है उनका कि ये हमारा लेटर ले जाओ, आप जब बुलाओगे तब हम आपको रजिस्ट्री करने के लिए आ जाएंगे। और योगेंद्र मंडोरा जी और गुड्डू भाई बजाज ये दोनों रजिस्ट्री करने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 7 सालों में हम पिछले 3 सालों से कंटिन्यू सुबह शाम रात, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून सब बोल दिया, करोड़ों रुपए उन्होंने लिए हैं। उनके बाद में भी वो रजिस्ट्री करने के लिए तैयार नहीं है। आज जन सुनवाई में आए हैं। जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को हम देंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी हर दूसरे तीसरे दिन इंदौर आ रहे हैं। अगला हमारा मुख्यमंत्री से मिलने का आग्रह है। कितने परिवार हैं? 125 परिवार का तो बोहरा समाज की कॉलोनी है। 125 प्लाट इन्होंने बेचे हैं। 125 प्लाट में से 21 प्लाटों की रजिस्ट्री करवा चुके हैं और बाकी प्लाटों की रजिस्ट्री करने के लिए मना कर रहे हैं। आपका नाम? हुसैनी। पूरा नाम? हुसैनी। तो इसके लेकर हम लोग जल्दी ही एक स्टाम्प वेंडर के ना मीटिंग भी कॉल करेंगे एंड रैंडम है ना जांच कराएंगे कि उनको रजिस्टर के माध्यम से कि स्टैम्प किस प्रकार का ना नोटरीज हो रही है। वो नोटरीज ना लीगल नोटरीज होना चाहिए। इलीगल नोटरीज वो एक्चुअली उसमें स्टैम्प ड्यूटी एवेशन भी होता है। सो गवर्नमेंट की ना लॉस ऑफ रेवेन्यू भी होता है। जब ई स्टैम्प होता है तो उसमें आजकल सॉफ्टवेयर में इतना तक है ना प्रोविज़न है कि आप कितने वैल्यू एंट्री कर रहे हो उस वैल्यू को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के है ना उसका है ना हम लोग स्टैम्प ड्यूटी है ना प्राप्त करने का भी है ना प्रावधान है। बट सिंस 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर अभी भी है ना मार्केट में है, उसमें किस प्रकार का नोटरीज हो रही है, जैसे किराए का है ना मतलब है ना एंट्री से इसके कितने भी वायलेशंस है उसके लेकर एक बार तो उनको बुला करके प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा एंड सो दैट समाज में भी है ना मतलब आम नागरिक है ना कॉमन मैन है उनको भी एक नॉलेज रखे कि मतलब हम किस प्रकार का अग्रीमेंट है ना नोटरी में ना किया जा सकता है, किस प्रकार का अग्रीमेंट है ना नहीं किया जा सकता है। कोई भी गलत काम करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्टाम्प वेंडर को पहले हम उनको तो पहले से पता है कि मतलब है ना हम दोनों चीज़ें पैरेलली करेंगे कि हम डेफिनेटली उनको भी वापस बुला करके समझा ही देंगे और सेकंड उनको इलीगल काम ना हो
राइट। इसके लेकर है ना हम लोग है ना रैंडमली है ना जांच करेंगे, मतलब कहीं भी वायलेशंस पाया जाएगा तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस पर एक मैं इंक्वायरी ऑर्डर कर रहा हूँ। इसमें 3 मेंबर कमेटी मैंने फॉर्म किया है, अभी कल ही ऑर्डर हुआ है। ये हमारे लिए एक सेंसिटिव इशू है बिकॉज है ना सेक्रेटरी में गैस पाइपलाइंस हैं, इसका है ना सेफ्टी है ना इंश्योर करे। सो गैस एजेंसीज को भी नोटिस इशू किया, कहाँ कहाँ इनके वार्निंग साइनेजेस हैं, किस प्रकार का इनको सेफ्टी प्रोटेक्शन दिया गया। दूसरे एजेंसीज हैं जब आके खुदाई करते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो किस प्रकार का परमिशन है ना लेना चाहिए, जब परमिशन नहीं लेता तो उनके खिलाफ है ना क्या कार्रवाई होगा। तो मुझे लग रहा है ये कमेटी मतलब जांच करेगी, इसमें कोई भी वायलेशन होगा मतलब हमको बताया जाएगा, उन वायलेशन के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे हम। उसके साथ साथ है ना पूरा सिटी में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की है ना परिपक्ष में भी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम सीरियसली ले रहे हैं। एक है ना डिटेल्ड रिपोर्ट आने के बाद हम सभी के साथ शेयर भी करेंगे और आगे है ना मतलब है ना इस प्रकार के इंसिडेंट्स ना हो उसके लेकर है ना क्या सावधानियां बरतना है गैस एजेंसीज़ का या फिर अदर एजेंसीज है, कंस्ट्रक्शन एजेंसीज है, टेलीफोन वायर, केबल वायर या फिर नगर निगम की है ना कोई भी है ना या फिर कोई भी और कंस्ट्रक्शन एजेंसी हो, मतलब है ना वहाँ काम करने के समय पहले उनके पास उस पर्टिकुलर रूट पे गैस पाइपलाइन के ना नॉलेज होना चाहिए और वहाँ है ना काम कैसे करें उसके लिए एक एनओसी लेकर के काम करना चाहिए। इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के ना हम लोग, क्योंकि व्यवस्थाओं में कई बार हमको शिकायतें बड़ी मिलती हैं। नहीं अभी रिसेंटली है ना आई थिंक 6-7 स्टैम्प वेंडर को लाइसेंस भी है ना सस्पेंड हुए हैं, मतलब मैंने कैंसिल किया है। जनरली 100 अभी आपको बताया 100 रुपीज़ के ऊपर सारे स्टैम्प है ना मतलब है ना ई स्टैम्प हो गया है कि मतलब है ना पूरे कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ है ना मतलब उनमें एंट्री होती है। बट इसका जैसे 100 रुपीज़ का है ना स्टैम्प पेपर में आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उससे ज़्यादा का एंट्री है ना नहीं हो सकती है। जैसे हम लोग लगातार उनका है ना लैपटॉप का भी डिमांड था कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्लस है ना उनका हायर एजुकेशन के लिए आज उनको है ना लैपटॉप भी है ना प्रदाय किए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के रूप में है ना फंक्शन कर रहा है कि मतलब है ना सामाजिक संगठन और मदद में कोई भी लोग दे रहे हैं। एंड आज अच्छी बात यह है कि राजू ने ये भी बताया है कि वो अच्छे से तैयारी भी करेंगे। शेड्यूल ट्राइब में बिलोंग करता है एंड जब भी उनका जॉब लगेगा उनका फर्स्ट मंथ सैलरी है वापस यहीं आएगा। इस प्रकार का नीडी पर्सन को है ना उनके द्वारा है ना दिया जाएगा। ब्लैक कॉटन साइल के हिसाब से देखो तो मतलब हमारी ना 2 फसल है, सोयाबीन और मक्का है, वो इम्पॉर्टेंट फसल है हमारे लिए खरीफ के लिए। और रबी के लिए हमारा इम्पॉर्टेंट फसल है कि गेहूँ है। और उसके बाद है ना वेजिटेबल्स में हम लोग है ना लगातार है ना किसान को रुचि ना ले रहे हैं। तो इसलिए मतलब यहाँ की मिलेट्स का एरिया कम है बट फिर भी है ना काम किसान को आय को कैसे बढ़ाया जाए उस दिशा में काम कर रहे हैं। फसल विविधीकरण क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी काम कर रहे हैं और सीड चेंज करना है, मतलब है ना उसको है ना सीड की अवेलेबिलिटी और किसान को लगातार है ना चीज़ें जैसे सोयाबीन में ना रीजन फरोमीटर ऑलरेडी कर रहा है ऑलमोस्ट 100% है ना हमारी किसान एक मेड के ऊपर ही है ना मतलब है ना सोयाबीन का फसल लेता है। तो हम आलू हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है, इसको एक आलू का क्लस्टर है ना हम महू में ना इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। उसके लिए MSME में ना किसान पे 1-2 बार मीटिंग भी हो गई है। इसको एक किसान को समूह बना करके उनका MSME क्लस्टर के माध्यम से आलू की प्रोसेसिंग यूनिट है ना कैसे कराया जाए। वैसे आलू का स्टोरेज यूनिट कोल्ड स्टोरेज हमारे पास पूरा ज़िले में 98 कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स भी है। लास्ट ईयर वेजिटेबल्स की इतना बढ़ गया है कि मतलब है ना बीच में ऑलमोस्ट सैचुरेट हो गया था हमारा कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स। सो कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स को कैसे ना कराया जाए उसको बैंक से लोन के माध्यम से एक प्राइम मिनिस्टर फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज स्कीम भी है, उसमें 35% है ना कैपिटल सब्सिडी भी है। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी है। तो उसको भी हम लोग है ना कैसे ना प्रमोट करें, इनका कोल्ड स्टोरेज के एरिया बढ़े बट उससे ज़्यादा है ना प्रोसेसिंग के ऊपर हम लोग है ना ध्यान दें सो दैट फार्मर्स का और ज़्यादा है ना प्रॉफिटेबिलिटी है ना बनाए रखें। सर क्या क्या उसमें एजेंडे क्या नहीं एजेंडा है ना कृषि विकास प्लान है, मतलब इस बार है ना हम लोग कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग खरीफ में फसल है सोयाबीन है, सोयाबीन के लेकर हम लोग है ना काफ़ी डिस्कशन हुआ है। सोयाबीन की लगातार है ना बीच है ना चेंजेस हो रही है। हमारी वैसे प्रोडक्टिविटी अच्छा है, एक 17 to 18 कुंटल है ना पर हेक्टर होता है, बट ऐसे भी है ना बीच वेराइटीज़ आ गया है कि मतलब हमको 20 to 24 कुंटल है ना पर हेक्टर तक का। सो 20-29 रिमेनिंग वेराइटीज़ हैं, उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, मतलब है ना किसानों को प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए। वैसे सोयाबीन बहुत अच्छी फसल है, उसको लेकर है ना डिस्कशन हुआ है। एंड रबी में हमारी लगातार आलू का एरिया है ना बढ़ते जा रही है, मतलब स्पेशली वेजिटेबल्स की एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लाख हेक्टर में हमारे गेहूँ होती है, पहले 40,000 हेक्टर में आलू होती थी, अभी 45,000 हेक्टर में हो गया है। और प्याज, लहसुन और हमारी गाजर हैं उसका एरिया भी बढ़ते जा रही है। अभी 70 to 80,000 हेक्टर एरिया में हमारी रबी का सीज़न में ना वेजिटेबल्स होती है, इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है ना किसानों को है ना मिलती है। उसमें भी हमारी काफ़ी सारा कंपनीज़ हैं
पेप्सिको है, मतलब हाइफन सीड्स हैं, ये लोग बालाजी है, ये लोग है ना चिप्स है ना सोना वैरायटी है, मतलब है ना आलू का, उसको चिप्स का है ना बाई बैक भी करते हैं। हमारी टोटल 45,000 हेक्टेयर में 5,000 के आसपास हेक्टेयर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है, तो उनकी रेट है ना किसान से पहले ही बताया जाता है, उस पर्टिकुलर रेट पे ना मतलब है ना वापस है ना बाई बैक करने के लिए, उससे ज़्यादा मार्केट वैल्यू होता तो फिर किसान है ना मार्केट में है ना बेचने के लिए स्वतंत्र भी होता है। घटे अनाज को लेकर भी कुछ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंदर लगातार है ना कार्यक्रम चल रही है। अभी स्वीकृति पत्र का वितरण की कार्यक्रम है ना हो रही है। अभी तक हम लोग है ना 70% का आसपास है ना स्वीकृति पत्र का वितरण कर दिए हैं। हमारा ज़िले में 4,39,000 है ना लाडली बहनाएँ हैं, एंड ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, नगर निगम एरिया में लगातार है ना अभी भी हम 30,000 के आसपास हम डीबीटी और है ना आधार का लास्ट संडे भी हम लोगों ने बैंक को ओपन करवाए हैं, उसका हम लोग है ना पूर्ति करा रहे हैं। काफ़ी लोगों का है ना सैंक्शन लेटर जारी हो गया है। 8 तारीख को स्पेशल ग्राम सभाएं है ना आयोजित होगी। उस ग्राम सभा में 3 चीज़ें करना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ना संदेश वाचन होगा, और कितने भी लाडली बहनाएँ हैं स्वीकृति हुए हैं उनकी पूरी लिस्ट का वाचन किया जाएगा। किन महिलाओं को अभी तक है ना डीबीटी एनेबल नहीं हुए हैं उनको भी है ना वाचन करके उनको डीबीटी एनेबल करने के लिए बोला जाएगा। उसके साथ 9th को एक सांस्कृतिक संध्या और भजन का भी है ना हर जगह वार्ड लेवल पे एंड है ना पंचायत लेवल पे आयोजन होगा। 10th को एक मुख्य कार्यक्रम है, कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है ना सीधा प्रसारण होगा। 5 to 6 हमारी है ना लोकल प्रोग्राम होगा। 6 o'clock से मुख्य प्रोग्राम में हम लोग है ना जुड़ेंगे। उस दिन मतलब है ना अगेन लाडली बहना को लेकर है ना रंगोलियाँ, और रात में उनके ना मतलब हर घर में ना उनकी दिया जलाने का है ना कार्यक्रम भी लगेगा। इसके लेकर हम लोगों ने एक व्यापक है ना तैयारियां कर ली गई हैं। रूरल एरियाज़ में जिला पंचायत के माध्यम से, नगर निगम कमिश्नर, अर्बन एरियाज़ में फीवर डूडा एंड CMOs के माध्यम से है ना लाडली बहना का ये कार्यक्रम लगेगा। आने वाले समय पे मतलब है ना किन लोगों का है ना अभी है ना डीबीटी और आधार इनेबल नहीं हुआ है उनको भी जल्दी करके लगातार है ना उनको भी ना सैंक्शन पत्र वितरण करना और उनके खाते में पैसा पहुंचाने का काम करेंगे। इंदौर कलेक्टर ने आज फिर बड़ा दिल दिखाते हुए एक दिव्यांग की मदद की है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।